नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन में देश में राजस्थान मनरेगा में काम देने के मामले में कौन से स्थान पर रहा। आपको पता है कोविड-19 का जो प्रभाव है वो मार्च 2020 से शुरू हुआ था और फिर काफ़ी 3-4 महीने से लॉकडाउन रहा था और फिर उसके बाद में अनलॉक की स्थिति बनी। तो उस समय देश में राजस्थान है वो मनरेगा में अपने लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को और प्रवासियों लोगों को काम देने के मामले में कौन से स्थान पर रहा था। तो राजस्थान रहा था तृतीय स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहा था। मुख्य तथ्य, कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन में राजस्थान देश में मनरेगा में काम देने के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान में 59%, छत्तीसगढ़ में 70% और उत्तराखंड में 65% ग्रामीणों को काम दिया गया। यानी सबसे ज़्यादा काम दिया गया छत्तीसगढ़ और 2 नंबर पे उत्तराखंड 65% और तीसरा हमारा राजस्थान होता है जहाँ 59% मनरेगा में काम दिया गया। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये देश की प्रमुख शोध संस्थान सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने ये रिपोर्ट जारी की। एक सर्वे किया, उसमें यह दिया गया छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बाद राजस्थान मनरेगा में काम देने के मामले में तीसरे स्थान पर रहा और कितने प्रतिशत दिया? 59% काम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया है? राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, आपको पता है पिछले 30 से 40 दिनों से सियासी उठापटक चल रही थी और वो भी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस जो पार्टी है उसने प्रदेश प्रभारी अपना जो है वो चेंज कर दिया। तो किसे बनाया? अब अजय माकन को बनाया है। किसको बनाया है? अजय माकन को। अब पहले कौन थे? अरे अगर अजय माकन को बनाया तो पहले थे अविनाश पांडे। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को नियुक्त किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए भी एक कमेटी गठित की है, क्योंकि सचिन पायलट के कुछ विधायक थे और सचिन पायलट खुद कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और वे वापस आ चुके हैं। तो उनके लिए उनका मामला क्या है, कैसे सुलझाया जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या उन्हें वापस पद पर दिया जाए, तो इसके लिए एक कमेटी गठित की है जिसमें अहमद पटेल, के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन 3 सदस्य हैं। ये इस कमेटी के सदस्य हैं और ये इस समिति में कुछ ये क्या करेंगे, क्या दल बैठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है। उसके नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं। 3 नंबर है, प्रदेश में नई उच्च शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति दल का संयोजक किसे बनाया गया है? आपको पता है नई शिक्षा नीति का प्रारूप केंद्र सरकार के द्वारा ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अब अलग अलग राज्य सरकार किस तरह इसको लागू करती है, क्या इसकी सिस्टम होता है, तो इसका प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति दल का संयोजक बनाया गया। यानी एक समिति बनाई गई है, उसमें बहुत सारे सदस्य बनाए गए हैं। तो उसका संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचि शर्मा को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखें, राजस्थान में नई उच्च शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके संयोजक उच्च शिक्षा सचिव रुचि शर्मा को बनाया गया है। अब इसमें अन्य सदस्य कौन कौन से थे? देखो, विश्वस्त और प्रसिद्ध लोग होंगे, जैसे जेएनयू विश्वविद्यालय उसके कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी होंगे। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा केंद्र है, उसके कुलपति आईडी त्रिवेदी। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर अनिला मौर्य और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति जो बीकानेर केंद्र है प्रोफेसर आर.ए. गुप्ता और राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य जयपुर के डॉक्टर शिवदत्त कविया, इन सभी को इसमें क्या है? सदस्य नियुक्त किया गया। और संयोजक किसे बनाया गया है? तो रुचि शर्मा को बनाया गया। अब ये क्या प्रारूप में क्या फेरबदल करते हैं, क्या इसमें दल में जो अपना प्रारूप तैयार करते हैं वो इस समिति पर निर्भर करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किस शहर में किया था? आपको पता है एक दिन पहले ही 14
अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। पांचवें विधानसभा सत्र शुरू हुआ था और आपको पता है जो सरकार गिरने के हालात में थी, बहुमत अल्पमत में थी, वो बहुमत में वापस आ गई और सुचारू रूप से काम को दोबारा करने लगी। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यह खास था। तो झंडारोहण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में ही किया था, क्योंकि कई बार कोटा, जोधपुर, उदयपुर वहाँ भी बनाया गया था, तो जयपुर के अंदर ही स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। तो ये देख सकते हो आप 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को। पांचवां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के किस जिले में बना साफा पहनकर संबोधन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले का साफा पहनकर संबोधन किया था स्वतंत्रता दिवस पर। और ये पहला अवसर नहीं है, जब जब भी नरेंद्र मोदी किसी बड़े उत्सव पर्व पर भाग लेते हैं, कहीं संबोधन करते हैं, तो हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले का साफा पहनकर संबोधन करते हैं। खास लालसा है, खास इनका इच्छा होती है कि जोधपुरी साफा वो पहने। तो इनके लिए 10 से 20 साफे भेजे गए थे और उन्होंने एक रंग इसमें डिसाइड किया था। तो जोधपुरी साफा पहनकर उन्होंने झंडारोहण किया था दिल्ली के लाल किले पर। दिल्ली के लाल किले पर हमेशा स्वतंत्रता के दिन प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधन देते हैं। हालांकि अब की बार आपको पता है कोविड-19 की वजह से इतना बड़ा उत्सव बनाया नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ संबोधन किया और झंडारोहण किया। अब दिल्ली का लाल किला है, तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया था वो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्हें इसका बात का पता नहीं होता कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है कौन हमारे, यानी पूरे राजस्थान का एक मुख्य न्यायाधीश, यानी हाईकोर्ट एक है तो उसके मुख्य न्यायाधीश एक होंगे। तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पहली रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव थी, दूसरी नेगेटिव थी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, कोरोना तो वो सही हो जाएंगे। हम उनकी भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस जल्दी सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए और वापस न्यायिक कार्य में लग जाएं। लेकिन हम बात करें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, इंद्रजीत मोहंती वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ आपके लिए थोड़े, कि हम राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कल से इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास शाम 6 बजे शुरू कर दी है। एक दिन छोड़कर आपको ये क्लास मिलेगी, यानी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 से 30 हो सकता है, इसकी संख्या बढ़ाई जाए, बस इसकी सपोर्ट चाहिए। आप लगातार वीडियो को शेयर लाइक किया करो। एक बीएसटीसी और पीटेट के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दी गई है। 2 पार्ट आपके लिए डाल दिए गए हैं, आज 6 बजे आपको तीसरा पार्ट मिलेगा। और बीएसटीसी एग्जाम का मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है, 3 मॉडल टेस्ट पेपर मिल गए। एग्जाम से पहले आपको 10 से 12 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और ये राजस्थान, उसके बाद में ये देखिए राजस्थान पुलिस के लिए भी आपके लिए शुरू हो चुका है। राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 10 डाल चुके हैं, 11वां मॉडल टेस्ट पेपर भी आने वाला है। और यहाँ जुलाई मंथ के पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन पिछले 1 साल में हर महीने के आपको हमारे चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन, और पिछले 6 महीने का वीडियो मिल जाएगा, पिछले 3 महीने का वीडियो मिल जाएगा, पूरे 1 साल का वीडियो मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स राजस्थान के हमारे चैनल पर बहुत है। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इंद्रजीत मोहंती, अब बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती और 37वें मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं ये, और कोरोना संक्रमित है इसलिए चर्चित है। अब बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट, स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है, और एक खंडपीठ है वो कहाँ पे है, जयपुर में है, जो स्थायी रूप से 2008 में स्थापित हुई थी और वैसे ये 1958 में स्थापित हो गई थी। 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखना, जोधपुर के नए भवन का उद्घाटन। और जोधपुर में स्थान है जालमंड, वहाँ खुद राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने आकर 7 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखना। और 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 17वीं वर्षगांठ बनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था वो कैलाशनाथ वांचू का रहा था। ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संविधान के अनुच्छेद 224 में राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना का उल्लेख है, गठन का उल्लेख है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेंटर लगाया गया, यानी पंप सेट है, ये पंप सेट लगाया गया। कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेट लगाया गया, तो कापड़ियावास। कहाँ पे, कापड़ियावास, काला डेरा, जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य है, कुसुम योजना केंद्र सरकार की है, बजट 2018-19 में घोषणा की थी।
जो योजना लागू कब हुई? 2019 से 20 में लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? डीजल पंप सेट की जगह सोलर पंप सेट लगाना, और सोलर पंप सेट लगाने पर देखो डीजल पंप सेट महंगे भी पड़ते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी जगह सोलर, क्योंकि हमारे राजस्थान भारत में सूर्य लगभग चमकता रहता है और सूर्य से जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा है, खास करके राजस्थान में। तो सोलर पंप पर सेट लगाने पर देखो 60% तो केंद्र सरकार का हिस्सा होगा, 10% किसान का होगा, 30% बैंक का हिस्सा होगा। तो किसान का नाममात्र खर्चा लगेगा, 10% लगेगा। इस योजना के तहत राजस्थान के जयपुर के कालाडेरा के कापड़ियावास में 7.5 हॉर्स पावर का डीजल पंप सेट लगाया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7.5 हॉर्स पावर का लगाया गया। कहाँ पे? कापड़ियावास कालाडेरा जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कालाडेरा का नाम आते ही आपको याद रखना है, जो काला संगमरमर है वो भैंसलाना जयपुर के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना। तो कुसुम योजना का संबंध पूछा जा सकता है किन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से है? तो गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है, और इसका कार्य अक्षय ऊर्जा निगम हमारे राजस्थान में वो देखती है, और सौर ऊर्जा से है। तो सौर ऊर्जा राजस्थान की बात करें तो सौर ऊर्जा में सीज की स्थापना की गई है। सीज किस किस क्षेत्र में? जोधपुर, जो बाड़मेर और जैसलमेर है, 3 जिलों में सेज की स्थापना। और सबसे ज़्यादा आपसे पूछे राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में, जिसको सूर्य नगरी सन सिटी कहते हैं। 8 नंबर देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक बड़ी मुहिम फिर शुरू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी वन सन एक सूर्य, वन वर्ल्ड एक संसार और एक ग्रिड पावर। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये ओस्मोग मंत्र के पीछे की दृष्टि द सन नेवर सेट्स, और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय पर स्थित है। आपको पता है कि सूर्य की जो आयु है बहुत लंबी है, सूर्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सूर्य है तब तक, कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अस्तित्व रहेगा। तो वन सन वन जो मंत्र है, ये योजना को सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्रियान्वित किया गया। प्रथम, भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई ग्रिड से जुड़ा होगा, और द्वितीय चरण में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, सौर और अन्य नवीकरण का मतलब पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, सर ये सारी ज्वारीय ऊर्जा ये सारी आ जाती है। संसाधनों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करें। द्वितीय चरण में वैश्विक अंतर्संबंध, इनके लिए विश्व में अंतर्संबंध रखें। तो देश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। और इससे पहले भी आपको पता है कि इन क्षेत्रों के लिए, इस सौर ऊर्जा के लिए और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मुख्य जो प्रधानमंत्री है उनको अवार्ड भी मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चेंज मेकर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम शुरू की है, जैसे योग दिवस की मुहिम शुरू की थी जो पूरे विश्व में लागू हो गया, वैसे ही उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की योजना शुरू करी है और ये भी सफल विश्व में हो जाएगी। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, निम्न में से किस मंत्री का संबंध राजस्थान के शिक्षा मंत्री से नहीं है? तो गोविंद सिंह डोटासरा हमारे राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री है, भंवर सिंह बाटे उच्च शिक्षा मंत्री और डॉक्टर सुभाष गर्ग तकनीकी व संस्कृत शिक्षा मंत्री है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये तीनों ही राज्य मंत्री है। कौन से? राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य के अंदर क्या होता है, जब कैबिनेट कोई मंत्री नहीं बनाते हैं तो उसमें राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिए जाते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है? राज्य मंत्री। जबकि उदयलाल अंजना के पास सहकारिता विभाग है और इंदिरा गांधी नहर विभाग है, ध्यान रखना, उदयलाल अंजना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया था और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट में अच्छे जवाब थे, तो यूट्यूब भी आपको मिले और लगभग आपको जवाब मिल गया।
एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया, और कुछ विद्यार्थियों के काफी कंफ्यूजिंग रहती है कि सर नाहरगढ़ अभ्यारण्य है या सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, क्योंकि कई एग्जामों में सज्जनगढ़ दे दिया जाता है और कई जगह नाहरगढ़। तो ध्यान रखना, नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया था, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ये ध्यान रखना 2013 में घोषित किया गया था। पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे, जयपुर में। 2013 में घोषित किया गया था, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था ना, इसकी नींव रखी गई थी 2016 में रखी गई थी, इसलिए कंफ्यूजिंग होती है। और जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, इसका उद्घाटन 2015 में ही हो गया था। घोषित पूछे ना, पहला जैविक उद्यान कौन सा घोषित किया गया था, 2013 में नाहरगढ़ अभ्यारण्य, लेकिन इसकी शुरुआत या इसकी नींव रखी थी वो 2016 में रखी गई थी, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की जो नींव है ना वो 2015 में रखी गई थी, इसलिए दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पहला जैविक उद्यान शुरू हो गया था, उद्घाटन किया था, वो तो है सज्जनगढ़, और घोषित हुआ था वो नाहरगढ़, ध्यान रखना। और अभी रामगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, क्यों है, तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर है, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है। पहला नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर। तो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को लिया है, नाहरगढ़, रामगढ़, सज्जनगढ़, केवलादेव, और चौथा तो इनमें से हो जाएगा। तीन और कौन कौन से हैं उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल की तरह जैसे जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ जितना स्क्रीनशॉट पे आ सके उतना कमेंट दोगे, आपका टेलीग्राम यूट्यूब पे क्वेश्चन डाला जाएगा बेस्ट कमेंट का लिए। और एक क्वेश्चन, कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़, बारां, पाली, जालोर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना है, उसमें रहना। अगर आप उससे ज्वाइन नहीं कर पा, उसको बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं तो मिलता नहीं है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप 8094496272 पर मैसेज करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।